वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह बीएचयू बीएड 2015 का जो सेक्शन ए है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारा सेक्शन होने वाला है, जिसमें कि आपको 30 प्रश्न आते हैं सभी वर्ग के लिए। उनको आज हम लोग हल करेंगे और एक बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो पहला प्रश्न अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दिया है कि एक भीड़ भरे कक्षा में पढ़ाते समय किसी अध्यापक को क्या उपयोग करना चाहिए। इस प्रश्न का कहने का तात्पर्य है कि अगर एक क्लास फुल क्लास है, यानी अगर 60 बच्चे अगर हैं और 60 बच्चे एक साथ आ जाएं, तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। शिक्षण के नियमित विषय वस्तु का आप उपयोग करेंगे, या फिर सभी छात्रों के ध्यान आकर्षण हेतु विषय वस्तु में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, या फिर दिया है कि शिक्षण के दृश्य विधि का उपयोग करेंगे, या चौथा ऑप्शन दिया है कि आईसीटी के प्रयोग हेतु पद्धति या तकनीक में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो सही और उचित आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी आईसीटी के प्रयोग हेतु जो परिवर्तन होता है उस तकनीक में आपको क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि किसी कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि अनुशासन को बनाए रखना, अधिगम को सुनिश्चित करना, मानक के अनुसार पाठ्यक्रम को पूरा करना यानी कोर्स को कंप्लीट करना, या फिर नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाना यानी कि टीचिंग करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो उचित और सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, यानी कि आपका अधिगम को सुनिश्चित करना ही क्या होता है यहाँ पर, जो कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक के लिए सबसे जरूरी यानी महत्वपूर्ण कार्य होगा वह क्या होगा कि अधिगम को सुनिश्चित करना होगा। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि यदि अध्यापकीय प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद एक भावी अध्यापक को प्रोविंशियल सिविल सर्विस में अवसर मिल जाता है, तो उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह योगदान योगदान करेंगे किसमें, शिक्षण व्यवसाय में, सिविल सेवा में, निर्णय लेने के लिए माता पिता पर निर्भर करेंगे, या फिर सेवा के आर्थिक पक्ष को इस बाजार उन्मुख आधुनिक समाज में रखेंगे। तो देखिए सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे शिक्षण व्यवसाय में। यहाँ पे देखिए प्रश्न कहने का तात्पर्य है कि अगर आप एज अ टीचर हैं, कोई प्राइमरी के टीचर अगर आप हैं, ठीक है, प्राइमरी के टीचर हैं और अचानक से अगर प्राइमरी टीचर हैं तो आपके पास टैलेंट तो होगा, ये पढ़ाई लिखाई किए ही होंगे। अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, किसका एग्जाम दे रहे हैं, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, और आप उसमें सिलेक्शन हो जाता है उसमें, और आप क्या बन जाते हैं, वीडियो बन जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्राइमरी के टीचर ही रहेंगे या वीडियो बनेंगे। तो आज का परिवेश कहता है कि आप वीडियो का जो पद है उसे चुनेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए कि आपको वीडियो का पद नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक शिक्षण कार्य में ही आपको रहना चाहिए, ताकि आप जो समाज में एक योगदान जो होता है, सबसे ज़्यादा योगदान एक टीचर का होता है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए इसका रीजन क्या है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि इस समय बीएड पाठ्यक्रम को ओडीएल यानी कि मुक्त एवं दूरस्थ माध्यम के लिए स्वीकृति दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो संपर्क कार्यक्रम को आयोजित किया जा सके इसके द्वारा, शिक्षण अभ्यास की व्यवस्था की जाए इसके द्वारा, या फिर केवल सेवारत अध्यापकों के लिए ही है, या फिर यह समय की मांग है। देखिए इस प्रश्न कहने का तात्पर्य है कि जो ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज के जो कोर्सेज हैं उनकी स्वीकृति दी गई है। क्यों दी गई है, तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी केवल सेवारत अध्यापकों के लिए ही की गई है। और आपको पता होगा कि हाल ही में 2018 में क्या हुआ था, 17-18 में, कि यहाँ पर डीएलएड कोर्स निकाला गया था। कौन सा कोर्स निकाला गया था, डीएलएड। और डीएलएड कोर्स, ये डीएलएड कोर्स नहीं जो आपका बीटीसी से नया नाम डीएलएड हुआ, जो कि एनआईओएस का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, एनआईओएस, यानी कि यह एक मतलब प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि अगर आप फेल होते हैं क्लास 10th या 12th में या किसी भी बोर्ड से, तो आप यहाँ पर एग्जाम देकर पास हो सकते हैं। तो इसी के द्वारा एक कोर्स कराया गया था डीएलएड, जहाँ पर कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए टीचर हैं वह यहाँ से एक कोर्स करने के बाद, जिस कोर्स का नाम है डीएलएड, उसे करने के बाद वो लोग क्या हो सकते हैं कि एलिजिबल हो सकते हैं टीचिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि क्या स्वीकृति दी गई, किस लिए की गई थी, कि जो सेवारत अध्यापक हो, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे अध्यापक हैं, उनके लिए यह व्यवस्था और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है दिया कि एक अध्यापक के लिए कुछ मूल्य संवेदन
यानी परसेप्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, मूल्य संवेदन का होना आवश्यक माना जाता है। आधुनिक समय में उन्हें किस प्रकार के मूल्यों पर अधिक बल देना चाहिए? आर्थिक पर, आदर्शवादी पर, प्रजातांत्रिक पर या फिर व्यवहार पर? तो जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रजातांत्रिक पर अधिक जोर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली में निरंतर और समेकित व्यापक मूल्यांकन का उपयोग कर पाना अधिक संभव है? वार्षिक सत्र, सेमेस्टर प्रणाली, मध्यावधि आकलन या फिर बाह्य आकलन? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यहाँ पर सेमेस्टर, जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, कि किस प्रणाली में निरंतर और समेकित मूल्यांकन का उपयोग कर पाना अधिक संभव है। तो सेमेस्टर में क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट का अगर आपको आकलन करना है कि वह कैसा है, तो सेमेस्टर एग्जामिनेशन कराइए और वहाँ पर आपको उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा। प्रश्न नंबर 7 है कि किसी प्रतियोगिता मूलक परीक्षा में सफल होने के लिए आजकल छात्रों को कोचिंग क्लास में पढ़ना अनिवार्य हो गया है। इस व्यवसाय प्रणाली को हम लोग क्या कहेंगे? मतलब इस व्यवसाय प्रणाली को क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, बनाए रखना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए? कोचिंग सेंटर में गरीब छात्रों के लिए शुल्क मुक्ति सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए या फिर उत्तरदायित्व के को विद्यालय के द्वारा निर्वहन करना चाहिए? तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे होगा वह सही होगा, यानी कि उस इस उत्तरदायित्व को विद्यालय के द्वारा निर्वहन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर किसी विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है, देखिए सभी विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन आजकल क्या होता है कि अगर किसी कोचिंग में अगर आप नहीं पढ़ते हैं, तो उस एग्ज़ाम में आपको बाहरी जो नॉलेज होती है, अलग से नॉलेज जो होती है, वह नहीं मिल पाती है, ठीक है? और आज की सच्चाई भी है कि अगर किसी भी आप स्कूल में पढ़ें, कितने भी बड़े स्कूल में पढ़ें, अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से सामाजिक रूप से ये भी कहा जाता है कि यह बच्चा उतना पढ़ने में होशियार नहीं है या फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि अग्र शिष्य प्रणाली एक विषय प्रारूप है जो सुनिश्चित करता है कि प्रारंभिक कालीन अध्यापकीय प्रशिक्षण को, अध्यापकों द्वारा शिक्षण को या फिर आत्म अनुशासन को, या फिर चौथा ऑप्शन दिया है कि जो प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए कक्षा में नेतृत्व करने की। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि एक उत्तम अध्यापक के लिए आईसीटी का नियमित एवं उपयुक्त ढंग से उपयोग करना महत्वपूर्ण है। यद्यपि भारत जैसे देश के लिए ऐसा कर पाना सरल नहीं है, फिर भी तकनीकी प्रगति के कारण आज ऐसा कर पाना संभव है। तो क्या है? सभी क्षेत्रों के लिए, शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या फिर पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए? तो सही आंसर होगा कि सभी क्षेत्रों के लिए। ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 दिया है कि आजकल शिक्षण को एक व्यवसाय या उद्यम माना जाता है, ठीक है? अब निम्नलिखित में से आपको बोल रहा है कि किस तथ्य पर इसे एक उद्यम के स्तर पर बनाए रखने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता अनिवार्य रूप से है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि नीति एवं मूल्य पर, अनुशासन एवं नियमितता पर, ईमानदारी और निष्ठा पर या उद्यमता सुविधा पर? तो चारों में से जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी नीति एवं मूल्य पर यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 जो है वह रीजनिंग से संबंधित है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि यदि किसी गुप्त भाषा यानी कूट भाषा में आकाश शब्द को 11 11 198 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जहन शब्द को किस रूप में लिखा जाएगा? तो देखिए इसको इस प्रकार हल करेंगे कि सभी का प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का जो प्लेस वैल्यू होगा वह क्या होगा? 1 होगा। के का प्लेस वैल्यू 11 होगा, ठीक है? उसके बाद ए का फिर से प्लेस वैल्यू क्या होगा? 1, और एस का जो प्लेस वैल्यू होगा वह होगा 19, और एच का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 8 होगा, ठीक है? अगर हम इन सबको क्या करेंगे, तो ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो जहां है इसका भी प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए जेड का जो प्लेस वैल्यू होगा वह क्या होगा? 26 होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है, ए का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। एच का जो प्लेस वैल्यू होगा वह क्या होगा? 8 होगा। और फिर से ए का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 1। और एन का जो प्लेस वैल्यू होगा वह क्या होगा? 14 होगा। तो इस प्रकार से 26, 1, 8, 1, 14 ये किसका है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि यदि किसी गुप्त भाषा में चंचल को 32 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? 32, तो उसी भाषा में बादल को क्या लिखा जाए? तो सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो चंचल दिया है इसमें सभी के जो लेटर दिए उनका प्लेस वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सी का जो प्लेस वैल्यू होगा वह 3 होगा। उसके बाद एच का प्लेस वैल्यू 8 होगा, और उसके बाद फिर ए का प्लेस वैल्यू 1 होगा, एन का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 14, और उसके बाद आपका सी का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 3 होगा, और फिर से एच का प्लेस वैल्यू 8,
और ए का 1 और यहाँ पे एल का क्या होगा 12 होगा। तो आपको करना क्या है कि सभी को आपको जोड़ दीजिए। 3 + 8 + 1 + 1 + 4 + 3 + 8 + 1 + 1 + 1 फिर +2। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32। ठीक इसी प्रकार आपको बादल का निकाल लेंगे जब यहाँ पे ऐड कर लेंगे सभी का प्लेस वैल्यू निकाल करके, तो आपका जो मान आएगा वो होगा 11, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि ई ए का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, ई सी से विवाहित है, सी बी की पुत्री है, डी का ई से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बी के संबंध है जिससे जिससे उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो बी का संबंध है वह डी से है, किससे है डी से, और उसके साथ सी से है। तो यहाँ पे जो बी का ये जो डी है वह पुत्र है किसका बी का, और पुत्री है सी जो है वो पुत्री है किसकी बी की। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बी के दो लोगों का संबंध है। अब निकालेंगे हम लोग ए का संबंध किससे है। तो यहाँ पे देखिए ए का जो संबंध है वह सिर्फ और सिर्फ ई से है, और ई क्या है इसका पुत्र है, और ई की शादी किससे हुई है सी से हुई है। किससे हुई है सी से हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ई और डी का जो संबंध है वह क्या है जीजा और साले का है। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डी का लगेगा, उस ई का साला लगेगा। प्रश्न नंबर 14 दिया है, फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 3 6 18 72। अब इसके बाद भरना है आपको। तो देखिए यहाँ पे 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर से आप इसमें क्या करेंगे 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18, फिर 18 गुणा 4 में करेंगे तो 72, 72 गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि डॉक्टर अगर दवाई देता है तो अध्यापक क्या करता है। अगर डॉक्टर कार्य क्या है दवाई का, तो अध्यापक कार्य क्या होना चाहिए शिक्षण। इसलिए जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, इसमें भी आपको क्या करना है कि जो अलग है उसको बताना है। चित्र, रेखा चित्र, आरेख ये एक तरह के हैं, लेकिन जो चल चित्र है यानी कि जो मूवी है वह इन सबसे अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह सही होगा। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि अनुशासन को बनाए रखने के लिए किसी विद्यालय में शारीरिक दंड की व्यवस्था का होना जरूरी है। यह कथन निम्न में से किस तर्क पर आधारित है। इससे मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहता है, बच्चे स्वतंत्रता चाहते हैं जो सभी अनुशासनहीनता की जड़ है, विद्यालय में सब इससे सीखना सुनिश्चित होता है और यह अध्यापकों के हित में होता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी इससे क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल मतलब दबाव बना रहता है स्टूडेंट के बीच में कि अगर हम ये होमवर्क नहीं करेंगे या ये कार्य करेंगे तो हमें टीचर से क्या होगी मार पड़ेगी। प्रश्न नंबर 18 पर है कि एक शिक्षक जो एक टीचर का है सबसे महत्वपूर्ण दायित्व यानी उसका जो कर्तव्य है वह क्या है कि विद्यार्थियों को अनुशासित रखना, विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम का शिक्षा देना, या फिर विद्यार्थियों के सामाजिक विकास में सहायता करना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम की शिक्षा देना ही एक अध्यापक का क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि यहाँ पर जो रीना है सुमिता से 2 गुनी बड़ी है। 3 वर्ष पहले वह सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी। अब रीना की आयु क्या है वर्तमान। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो सुमिता की आयु है वह क्या है x वर्ष है, ठीक है। और इस प्रकार से रीना की आयु क्या हो जाएगी 2 गुनी यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि 3 वर्ष यहाँ पे बोला है कि 3 वर्ष पहले सुनीता 3 गुना बड़ी थी, तो 3 वर्ष पहले करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3 का गुणा इसमें करना है x में, और यहाँ पे 2x माइनस 3 कर देंगे, है ना, -3 कर देंगे। उसके बाद 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा आपको 6x माइनस 3x बराबर 9 और 3x बराबर 9, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका वैल्यू निकालेंगे जब कि अब रीना की जो आयु है वह क्या होगी, तो इस समय 2 का गुणा 3 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 3 6, यानी कि 6 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, प्रश्न नंबर 20 है कि यदि किसी सवारी गाड़ी ए को 35 किमी प्रति घंटा की गति से 280 किमी की दूरी 20 स्टेशनों पर रुकती हुई तय करना हो तो
जबकि हर स्टेशन पर 4 मिनट का ठहराव है। तो आपको बताना है कि किसी दूसरी गाड़ी बी को उसी दूरी को 40 किमी प्रति घंटे की चाल से 15 स्टेशन पर रुकती हुई तय करनी है। अब आपको बताना है कि जबकि प्रत्येक स्टेशन पर उसका जो ठहराव है वह कुल मिलाकर 10 मिनट का है। कितने मिनट का है? 10 मिनट का है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि गंतव्य तक कौन-सी गाड़ी सबसे पहले पहुँचेगी? तो ये अगर इस सवाल को देखिए सिंपल सवाल है और इसमें ज़्यादा हम लोग कुछ बताने नहीं कोशिश करेंगे और उसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यहाँ पर ए जो है ए गाड़ी है वह सबसे पहले पहुँचेगी। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि उच्च शिक्षा मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है? ज्ञान प्रदान करने से, नए ज्ञान के सृजन से, ज्ञान के प्रचार से, ज्ञान के संरक्षण से। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नए ज्ञान के सृजन से। प्रश्न नंबर 22 दिया है कि प्रवाही जल के द्वारा निक्षेपणात्मक कार्य मूलतः अपने प्रवाह पथ के ऊपरी भाग में किया जाता है, निम्न भाग में किया जाता है, मध्य भाग में किया जाता है, सभी भागों में किया जाता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यहाँ पर निम्न भाग में किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 दिया है कि वैज्ञानिक मन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि तार्किक चिंतन का होना, उच्च प्रतिभा का होना, प्रसरणशील चिंता का होना या सृजनात्मक चिंतन का होना। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तार्किक चिंतन का होना एक वैज्ञानिक मन की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न नंबर 24 दिया है कि सबके लिए शिक्षा का तात्पर्य यानी इसका अर्थ क्या होगा? सबके लिए शिक्षा, इस शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध बनाना, सभी के लिए शिक्षा में नामांकन कराने को अनिवार्य बनाना, सभी के लिए विद्यालयों में बने रहने के अनिवार्य बनाना, गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पे 24 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध बनाना। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि बीएड पाठ्यक्रम की अवधि को 1 से 2 वर्ष तक बढ़ाना शैक्षिक रूप से आवश्यक है ताकि गुणवत्ता युक्त अध्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण देना संभव हो, प्रशिक्षित बेरोजगार भावी अध्यापकों को की समस्याओं को हल कर सकें या फिर समाज में निरंतर बढ़ती हुई अध्यापकीय मांग पूरी हो या फिर विद्यालयी शिक्षा में सुधार या उन्नति हो सके। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गुणवत्ता युक्त अध्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण देना संभव हो सके। प्रश्न नंबर 26 दिया है कि शैक्षिक दृष्टि से समान शिक्षा प्रणाली अनिवार्य है क्योंकि शिक्षा के अधिकार के लिए जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करना, गरीब छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, व्यक्तिगत विद्यालयों की गुणवत्ता में उन्नयन होना या फिर सरकारी विद्यालयों में शैक्षिक स्तर में सुधार करना। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका भी सही होगा यानी कि शिक्षा के अधिकार के लिए जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 27 दिया है कि हमारी प्रचलित विद्यालय प्रणाली में प्रतिभावान और पिछड़े हुए दोनों ही वर्गों के छात्र अवहेलित या उपेक्षित रहते हैं। इसका क्या कारण है? आर्थिक एवं अन्य संसाधनों का अभाव, शैक्षिक परिवेश यानी सेटअप का अभाव या फिर शिक्षकों का अभाव या फिर निर्देशन सेवा का अभाव। तो इन चारों के लिए जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि निर्देशन सेवा का अभाव यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है। प्रश्न नंबर 28 दिया है कि यह प्रायः कहा जाता है कि यद्यपि लोगों की शैक्षिक योग्यता बढ़ रही है लेकिन नैतिक और नीतिगत स्तर घट रहा है। निरंतर ही ऐसा प्रायः हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हमारी गलत शिक्षा प्रणाली के कारण, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अभाव के कारण या फिर शैक्षिक नियोजन के अभाव के कारण या फिर शिक्षा और समाज के मध्य उपयुक्त संपर्क और संबंध के अभाव के कारण। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शिक्षा और समाज के मध्य उपयुक्त संपर्क और संबंध के अभाव के कारण। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया 1986, 1992, 1993, 2000। तो इनमें जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1993 में एनसीटीई की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि 3 आर्स में अंतर्निहित नहीं है। पढ़ना यानी कि रीडिंग, लिखना यानी कि राइटिंग और अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक और उसके बाद मनोरंजन। तो इसमें जो सही है यहाँ पे अंतर्निहित नहीं है तो वह ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे नहीं है। तो आज का हमारा जो सेशन है वह यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।